गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 463 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा यूपीएससी रिलेटेड बन गया है। ठीक है, बड़े बड़े स्टेटमेंट के साथ। तो यूपीएससी वाले जितने भी हैं अच्छे से इसका रिविज़न करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से मृदा का कौन सा प्रकार स्व जुताई की विशेषता को प्रदर्शित करता है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या पीटमे मिट्टी। मृदा का कौन सा प्रकार स्व जुताई की विशेषता, पहले भी कराया होगा प्रश्न, स्व जुताई वाली मिट्टी कौन सी है? आपको याद हो कि गीली या नम होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। कुछ याद आया? काली मिट्टी की बात हो रही है। रेगुर सॉइल भी इसको बोलते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा इस वाले एरिया में पाई जाती है। तो काली मिट्टी सामान्यतः मृणमय, गहरी, अपारगम्य होती है। यह नम होने पर फूल जाती है, चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर जो है सिकुड़ जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित स्थलों को भारत में वर्षा की परिवर्तितता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। वेस्टर्न घाट, थार का मरुस्थल, पंजाब का मैदान। वर्षा की परिवर्तितता का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है? कम से ज़्यादा की ओर। तो आरोही क्रम क्या होता है? ज़्यादा से कम की ओर। तो सबसे कम परिवर्तितता कहाँ पर होती है? जहाँ पर एक जैसी वर्षा होती है। ठीक है, सबसे कम परिवर्तितता कहाँ पर होगी? यहाँ पर वेस्टर्न घाट में होगी। एक जैसी तो रहता है। ठीक है, धूप निकली बारिश, धूप निकली बारिश, नम ह्यूमिडिटी। तो 25% से कम की परिवर्तितता रहती है वेस्टर्न घाट में। उसके बाद पंजाब के मैदान में, ठीक है, 25 से 50 की परिवर्तितता, तो सेकंड पे आ जाएगा ये। उसके बाद थार का मरुस्थल, 50 से ऊपर की परिवर्तितता। तो 1, 3, 2 कहीं है? 1, 3, 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, विचरण गुणांक का मान जो है वर्षा के माध्यमान में विचलन को दर्शाता है। कुछ स्थानों पर वास्तविक वर्षा में 20 से 50% का विचलन हो जाता है। और विचरण गुणांक का मान जो है भारत में वर्षा परिवर्तितता को दर्शाता है। 25% से कम परिवर्तितता पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, ठीक है, गंगा के पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के दक्षिणी पश्चिमी भाग, जम्मू कश्मीर के दक्षिणी पश्चिमी भाग, ठीक है, पूरा जम्मू नहीं। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और 50% से अधिक की परिवर्तितता राजस्थान के पश्चिमी भागों में, जम्मू कश्मीर के उत्तरी भागों में, दक्कन के पठार के आंतरिक भागों में, ठीक है, पाई जाती है। और इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से कम होती है। देखिए, भारत के शेष भागों की बात करें पंजाब के मैदान सहित, तो परिवर्तितता जो है 25 से 50% तक है। और इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित भूवैज्ञानिक काल अवधियों को उनके विस्तार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इयोन, महाकल्प, कल्प युग। इयोन, महाकल्प, कल्प युग अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इयोन हो गया, उसके बाद महाकल्प हो गया, कल्प हो गया, युग हो गया। तो ये तो 1, 2, 3, 4 हो गया। यही है इसका आंसर। तो देखिए, भूवैज्ञानिक काल, ठीक है, महाकल्प घटनाओं के विश्लेषण हेतु एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। इयोन से काल तक का जो अवरोही क्रम है वो इस प्रकार है। इयोन, उसके बाद महाकल्प, फिर कल्प, युग और काल यानी एज। ठीक है, बढ़ता क्रम यही होगा, घटता क्रम इयोन से। ऐसे प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनको ऐसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। नदी और पवनों द्वारा विच्छेदित तीव्र कगार वाले मेजनुमा स्थल रूप को संदर्भित किया जाता है। क्या पूछ रहा है प्रश्न? नदियाँ और जो पवनें होती हैं उनके द्वारा विच्छेदित तीव्र कगार वाले मेजनुमा स्थल रूप को, स्थलाकृति की बात हो रही है, ये पूछ ली जाती हैं, संदर्भित किया जाता है। टुआ के रूप में नहीं, हास्ट के रूप में नहीं, लोअस के रूप में नहीं, मेसा के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ये वो क्लिष्ट वाली ज्योग्राफी है जिसके प्रश्न उठाकर यूपीएससी सिविल सेवा में पूछ ले जाते हैं या फिर कुछ स्टेट पीसीएस में डाले जाते हैं। देखिए, शुष्क देशों में नदियों द्वारा ऊर्ध्वाधर अपक्ष है, ठीक है,
और पवनों द्वारा अपघर्षण के माध्यम से पठार तीव्र कागार वाले मेजनुमा स्थल रूप में विच्छेदित हो जाते हैं, जिन्हें मेसा और बूटी कहा जाता है। ये गहरे खंडों यानी कैनियन द्वारा प्रतिच्छेदित होते हैं। तो कुछ इस तरह की स्थलाकृति हैं, ठीक है, बूटी और मेसा की। देखिए, बूटी कभी स्थल के समतल उभार वाले क्षेत्रों के भाग हुआ करते थे, जिन्हें मेसा या पठार के रूप में जाना जाता है। वास्तव में मेसा और बूटी के मध्य एक अंतर उनके आकार का होता है। देखिए, एक ऐसा उठा हुआ है बूटी, ठीक है। बूटी अपनी चौड़ाई की तुलना में जो है अधिक ऊंचे होते हैं, यह है बूटी, जबकि मेसा अधिक विशाल होते हैं और थोड़ा सा कम उभार वाली स्थलाकृति होती है इसमें। देखिए, विशाल चौड़ा है, कम उभार है, और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों की जो है एक सामान्य स्थलाकृति है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, ये ऐसे भी दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारतीय मानसून से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी दोलन का उचित वर्णन करता है? कौन करता है दक्षिणी दोलन का उचित वर्णन? उष्णकटिबंधीय हिंद प्रशांत क्षेत्र पर वायुमंडलीय दाब में उतार चढ़ाव। उष्णकटिबंधीय हिंद प्रशांत क्षेत्र पर वायुमंडलीय दाब में उतार चढ़ाव, ये एल नीनो की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो दक्षिणी दोलन उष्णकटिबंधीय हिंद प्रशांत क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब का अंतर वार्षिक परिवर्तन है, ठीक है। देखिए, यह एल नीनो या दक्षिणी दोलन नामक एकल वृहद पैमाने पर युग्मित अंतर्क्रिया का वायुमंडलीय घटक है और दक्षिणी दोलन सूचकांक का उपयोग करके एक निश्चित समय बिंदु पर दक्षिणी दोलन के चरणों को समझा जा सकता है, मतलब एल नीनो के चरणों को समझा जा सकता है। और यह सूचकांक कौन सा सूचकांक? दक्षिणी दोलन सूचकांक पूर्वी दक्षिण प्रशांत के वायुमंडलीय दाब और ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया के वायुमंडलीय दाब के मध्य अंतर की तुलना करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करना है आपको। झेलम, चिनाब, व्यास, सतलुज। उपरोक्त सहायक नदियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम पहचानिए। इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्जामिनर थोड़ा टफ करने के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर आ जाता है, ठीक है। कोई स्थान है तो पूरब से पश्चिम करवा देगा, पश्चिम से पूरब करवा देगा। तो इनमें से अब ये दक्षिण से ऊपर है, ऊपर से नीचे की जगह नीचे से ऊपर को चढ़ा रहा है आपको, तो ऊपर से नीचे कर दो तो अपने आप नीचे से ऊपर हो जाएगा। देखिए, सबसे नीचे सबसे दक्षिण में जो होगा इनमें से कौन सा होगा? वो सबसे दक्षिण में होगी इनमें सतलज। सतलज, सतलज के ऊपर बहेगी व्यास, ठीक है। व्यास के ऊपर, व्यास कुंड कहाँ पर है? व्यास कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से, हिमाचल में। और व्यास के ऊपर बहेगी इनमें चिनाब और चिनाब के ऊपर बहेगी इसमें झेलम। तो 4 2 3 1, सॉरी 2 4 3 1 कहीं है? 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत में सिंधु की सहायक नदियों का दक्षिण से उत्तर की ओर जो क्रम है, ठीक है, सबसे नीचे बहेगी सतलज, सतलज के ऊपर व्यास बहेगी, व्यास के ऊपर रावी, रावी के ऊपर चिनाब, चिनाब के ऊपर है झेलम। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय विसंगति शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? क्या होती है उष्णकटिबंधीय विसंगति, बताइए। यह पृथ्वी के केंद्र के निकट जाने पर गुरुत्वाकर्षण के बढ़ते मान को संदर्भित करता है, या फिर गुरुत्वाकर्षण के घटते मान को संदर्भित करता है, या गुरुत्वाकर्षण मान वाले क्षेत्रों को संदर्भित करता है, या गुरुत्वाकर्षण के अपेक्षित मान के मध्य अंतर को संदर्भित करता है? क्या है गुरुत्वाकर्षण विसंगति? देखिए, ऑप्शन नंबर डी है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान सतह पर भिन्न भिन्न अक्षांशों पर जो है समान नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया? यह गुरुत्वाकर्षण के प्रक्षेपित मान और गुरुत्वाकर्षण के अपेक्षित मान के मध्य के अंतर, ठीक है, को संदर्भित करता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है धरती पर सब जगह समान नहीं, आपको पता होगा, ठीक है। सतह पर भी भिन्न भिन्न अक्षांशों पर समान नहीं होती, अलग अलग होती है।
ध्रुवों के निकट अधिक होता है गुरुत्वाकर्षण मान और भूमध्य रेखा पर कम होता है। इसका कारण ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा के केंद्र की ओर दूरी का केंद्र से दूरी का अधिक होना है। गुरुत्वाकर्षण का मान जो है पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी परिवर्तित होता है। पृथ्वी के भीतर द्रव्यमान का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रदर्शित करता है। देखिए, विभिन्न स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण मान की भिन्नता कई अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। ये प्रक्षेपित मान अपेक्षित मान से भिन्न होते हैं। इस प्रकार की भिन्नता को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण विसंगति। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। शीत ऋतु के दौरान उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड हेतु उत्तरदायी कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? शीत ऋतु के दौरान उत्तर भारत में ठंड तो पड़ती है, ये ठंड और बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, कौन कौन से कारण है इसमें? उत्तर भारतीय क्षेत्र की महाद्वीपता, हिमालय पर्वत श्रृंखला में हिमपात, कैस्पियन सागर से आने वाली शीत पवनें और पूर्वी जेट धाराओं का शीघ्र आगमन। देखिए, बिल्कुल हिमालय पर्वत श्रृंखला में बर्फबारी हो जाती है तो अत्यधिक ठंड से और ठीक है और बढ़ जाती है। और कैस्पियन सागर से आने वाली जो शीत पवनें हैं, तुर्कमेनिस्तान से उठने वाली शीत पवनें, ये ठंड को और बढ़ा देती हैं। उत्तर भारतीय क्षेत्र की महाद्वीपता, ये तो है ही है। पूर्वी जेट धाराओं का शीघ्र आगमन। देखिए, पूर्वी जेट धाराएं जो हैं वो गर्मी लाती हैं, ठंडी नहीं लाती। ठीक है, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने वाली होती हैं, ये घटाने वाली नहीं। तो 4 को एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि पहला भी है तो अपना उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो केवल 1, 2, 3। तो शीत ऋतु के दौरान उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के 3 मुख्य कारण हैं। कौन कौन से हैं? महाद्वीपता, ठीक है, और एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो देखिए, समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर अवस्थित होने के कारण पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है और निकटवर्ती हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में हिमपात से शीतलहर की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली शीत पवनें भारत के उत्तर पश्चिम भागों में तुषार और कोहरे के साथ शीतलहर उत्पन्न करती हैं। देखिए, बात करें हम जेट धाराओं की, तो इस क्षेत्र में पश्चिमी जेट धारा के प्रवाह की समाप्ति के पश्चात अर्थात जून के माह के आसपास 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट धारा का आगमन होता है। ठीक है, जून के आसपास हो रहा, गर्मी होगी फिर तो। और इस पूर्वी जेट धारा को भारत में मानसून प्रकोष्ठ के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यह शीत ऋतु के दौरान उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड हेतु किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाती है, इसलिए गलत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मृदा के निर्माण के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, जलवायवीय कारक अपक्षय की दर को प्रभावित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जनक शैलें मृदा की संरचना और पारगम्यता को निर्धारित करती हैं। ये पढ़ने से लग रहा है कि सारा सारा करेक्ट है। जलवायवीय कारण अपक्षय की दर को प्रभावित करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, मृदा अपरदन की दर को जो जल वाले कारक होते हैं वो प्रभावित करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जनक शैलें मृदा की संरचना और पारगम्यता को निर्धारित करती हैं, बिल्कुल सारे के सारे तो करेक्ट हो गए। डी है इसका आंसर, 1, 2, 3। तो मृदा निर्माण के प्रमुख कारक जनक शैल की प्रकृति और जलवायु कारक हैं। ठीक है, और अन्य कारक स्थलाकृति, कार्बनिक पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण की संरचना में लगने वाला समय भी है। और इन सभी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भिन्नताएं होती हैं। देखिए, जनक शैल हो गई, ठीक है, जलवायु हो गई, समय हो गया, उच्चवाच हो गया। तो जनक शैल में रंग, संरचना, रासायनिक गुणधर्म, खनिज सामग्री, पारगम्यता, ठीक है, निर्धारित करती है। और जलवायु में देखें तो तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। जो समय है, समय क्या करता है? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता है। बाकी वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव में जो है ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। कौन कौन? वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव। उच्चवाच देखा जाए तो तुंगता और ढाल मृदा का संचय निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो जलवायु हो गई तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करने के लिए। जनक शैल हो गए रंग, संरचना, रासायनिक गुणधर्म, खनिज लवण, खनिज सामग्री और पारगम्यता निर्धारित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान उत्सर्जित होने वाले कणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
ज्वालामुखी उद्गार के दौरान पृथ्वी की सतह पर ब्लैक स्नो के रूप में गिरने वाले अति सूक्ष्म कणों को पाइरोक्लास्ट कहा जाता है। और ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्यूमिस और ज्वालामुखी बम सहित बड़े खंडित सेलों को ज्वालामुखीय धूल कहा जाता है। ये करेक्ट है क्या स्टेटमेंट? ये दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि ज्वालामुखी क्षेत्र में ज्वालामुखी की निकास नलिका से वेग के साथ उत्सर्जित ठोस पदार्थ जो है वो फैले रहते हैं, और ज्वालामुखीय धूल जो है अति सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें जलवायु द्वारा आकाश में इतनी ऊंचाई तक उत्सर्जित किया जाता है कि अंततः ये कण विराम अवस्था से आने से पहले अत्यधिक दूरी तक प्रसारित हो जाते हैं, और यह धूल अथवा राख जो है वो ब्लैक स्नो के रूप में गिरती है धरती पर, और घरों एवं लोगों को अपने नीचे दबा सकती है। बड़े खंडित सेलों को सामूहिक रूप से पाइरोक्लास्ट कहा जाता है, और इसमें राख यानी सिंडर, जिसको बोलते हैं लेपिली, स्कोरिया, प्यूमिस और जलवायु बम सम्मिलित होते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह के जो ये प्रश्न है, जो एक्सप्लेनेशन है, ये ज्योग्राफी की क्लिष्ट वाले पार्ट में आती है। ठीक है, यूपीएससी सिविल सेवा में इस तरह के प्रश्न रखे रहते हैं, वो पढ़ते हुए लगता है कि कहाँ से पूछ लिया ये, लेकिन सब एनसीईआरटी के अंदर है ये। आपको भारी लगता है तो छोड़कर दूसरा पकड़िए, ठीक है, 1/3, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं 1 से 2। स्टेट पीसीएस में भी घुसा देते हैं इनको कभी कभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। स्थल और जल भागों के विभेदी तापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए जल जो है, जल भाग, वो स्थल की तुलना में धीमी गति से गर्म या ठंडा होता है। स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। क्या जलीय भाग स्थल की तुलना में धीमी गति से गर्म या ठंडा होता है? बिल्कुल करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। और स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है क्या? बिल्कुल है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए भारत दक्षिण में 3 ओर से हिंद महासागर से घिरा है, और उत्तर में उच्च और अविच्छिन्न पर्वतीय श्रृंखला से घिरा है। स्थल भाग की तुलना में जल जो है वो धीमी गति से गर्म और ठंडा होता है। स्थल और समुद्र का यह विभेदी तापमान भारतीय उपमहाद्वीप में और उसके निकट विभिन्न मौसमों में भिन्न भिन्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण करता है। देखिए वायुदाब में अंतर मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन का कारण बनता है। ठीक है, ये में एक्स्ट्रा है। वायुदाब अंतर मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन का कारण बनता है। चलिए अगला प्रश्न अपना है झेलम नदी से रिलेटेड। तो झेलम नदी घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर अवस्थित है, और विसर्पण झेलम की एक मुख्य विशेषता है। झेलम जम्मू कश्मीर का श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है, चिनाब नदी के तट पर है, या सतलज के तट पर है? श्रीनगर झेलम नदी के तट पर अवस्थित है, करेक्ट है। और विसर्पण जो है ना एक विशेषता है झेलम नदी की, वो भी मुख्य वाली, करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो बात करें झेलम नदी के उद्गम की, तो झेलम नदी का उद्गम पश्चिमी जम्मू कश्मीर में अवस्थित वेरीनाग झरने से होता है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर अवस्थित है। और कश्मीर घाटी में झेलम जो है अभी भी युवावस्था में है, तथापि यह नदीय स्थल रूप के विकास में पूर्णावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृति विसर्प का निर्माण करती है। देखिए यह नदी जो है, कौन सी नदी? झेलम नदी पीर पंजार श्रृंखला के उत्तरी ढाल से उत्तर पश्चिम की ओर विसर्प का निर्माण करते हुए कश्मीर वैली से प्रवाहित होती है, कश्मीर घाटी से। और यह कश्मीर घाटी में लाखों वर्षों पहले विद्यमान एक आदिकालीन झील से प्राप्त तलछट के स्थानीय आधार के कारण विसर्प का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। कर्क रेखा भारत देश को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। यह निम्नलिखित में से किन राज्य से होकर गुजरती है? तो घुमा फिरा के पूछा, आसान सा प्रश्न।
त्रिपुरा से होकर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 50 बार बताया होगा। गुजरात से गुजरेगी, राजस्थान से गुजर गई, त्रिपुरा से गुजर गई, मिजोरम से गुजर गई, मेघालय से नहीं गुजरती। तो 4 को एलिमिनेट कर देंगे हम सबसे पहले पकड़ के, क्योंकि तीसरा भी है, तो 1 2 3 बी हो जाएगा इसका आंसर। तो भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। इस तरह के प्रश्न जबानी रटे होने चाहिए आपको। कौन कौन से हैं वो? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उत्तर प्रदेश, बिहार भी डाल देते हैं, इसको उनसे नहीं गुजरती। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस या किन आपदा या आपदाओं को जलीय खतरों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? जलीय खतरा मतलब पानी से क्या क्या हो सकता है? सूखा तो नहीं पड़ता, ठीक है। और तड़ित झंझा भी अलग है, जलीय में तो नहीं आएगी, वायुमंडलीय में आएगी ये तो। बर्फीले तूफान भी वायुमंडलीय में आएंगे। तूफान मोहर्मी होगा। वैसे भी एक से शायद कट जाता सारा, देखिए सूखा यहाँ, सूखा यहाँ, सूखा यहाँ। आपको दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता थी नहीं, केवल 3, मतलब ऐसा ऑप्शन आए तो प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण एक तो हो गया वायुमंडलीय आपदाएं, और दूसरा हो गया अपना जलीय आपदाएं। तो वायुमंडलीय आपदा में कौन कौन सा? बर्फीले तूफान, ठीक है। बर्फीले तूफान में मतलब हिम झंझावत, जिसको बोलते हैं विलिजर्ड, तड़ित झंझा, तड़ित, बवंडर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, ओलावृष्टि, ठीक है। ओलावृष्टि पाला एक ही बात है, स्लैश मार देते हैं। लू और शीत लहरें आदि जो है ये वायुमंडलीय में। जलीय में कौन कौन सी हैं? बाढ़, ज्वारीय लहरें, ठीक है। तो सूखे की जगह बाढ़ होता तो होता ऊपर। सागरी तरंगे, तूफान मोहर्मी और सुनामी। अब ये सारी की सारी चीज़ें में देखिए पानी से रिलेटेड ही हैं, जल से। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब कम से ज़्यादा की ओर, छोटे से बड़े की ओर। तो जिसका क्षेत्रफल होगा सबसे ज़्यादा वर्तमान में, उसको हम डालेंगे पहले, सॉरी आरोही क्रम है ना, जिसका क्षेत्रफल होगा सबसे कम उसको डालेंगे सबसे पहले। अब इनमें सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है मैंग्रोव वनों के लिए वो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बाद है गुजरात में, गुजरात के बाद है अंडमान निकोबार में, और सबसे कम है आंध्र प्रदेश में। क्योंकि अवरोही क्रम में डालना है तो सबसे कम वाला पकड़ेंगे। आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, गुजरात और पश्चिम बंगाल, यानी 2 1 4 3 है क्या कहीं? 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत में मैंग्रोव वन अगर आपको देखने हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेंगे, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में अत्यधिक विकसित होते हैं, ये विकसित हुए हैं, ठीक है। और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा हो गए। और भारत में मैंग्रोव आच्छादन देखें तो इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश का 404 वर्ग किलोमीटर है, गुजरात में है 1140 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र में 304 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा में 243 वर्ग किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है 2114 वर्ग किलोमीटर, और अंडमान निकोबार में है 617 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो पश्चिम बंगाल में ही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? पश्चिम बंगाल से कम हो गया किसमें? गुजरात में। अब देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 क्या कहती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल मैंग्रोव कवर जो है कितना है? 4975 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है 0.15%। देश के सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो क्रमशः पश्चिम बंगाल 42.45%, उसके बाद गुजरात 23.66%, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह 12.39%, उसके बाद है चौथे पर आंध्र प्रदेश 8.17%। यही प्रतिशतता है इनके क्षेत्रफल की भी। अब देखिए मैंग्रोव वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार गुजरात में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है, कितनी? केवल 37 वर्ग किलोमीटर की। उसके बाद महाराष्ट्र में की गई 16 वर्ग किलोमीटर की, फिर उड़ीसा में की गई 8 वर्ग किलोमीटर की, और जो पश्चिम बंगाल सबसे पहले पर बना हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसमें कुछ भी नहीं हुई, ठीक है। टॉप 3 में केवल गुजरात ने करी, जो दूसरा है मैंग्रोव में क्षेत्रफल की दृष्टि से, 37 और बढ़ गया इसका।
तो ये 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। बड़ा टेस्ट हो गया है तो।